हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम CSIR नेट मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस दिसंबर 2019 के पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द पॉलिनोमियल f(z) इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस a z प्लस p टू द पावर 11। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है मुझे, ये मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसमें आगे क्या बोला है इसने कि वेयर a बिलोंग्स टू z माइनस जीरो, जहाँ पे a है, एक क्या है, बिलोंग कर रहा है आपका z माइनस जीरो को, मतलब a जीरो नहीं हो सकता और कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है। ठीक है, एंड p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13 इज़ अ प्राइम। p एक प्राइम नंबर है और जहाँ पे p क्या है, 13 से बड़ा या 13 के इक्वल क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, p हमारा प्राइम नंबर हो गया। फिर इसने आगे क्या बोला है, सपोज दैट ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4p टू द पावर 11। एक कंडीशन दी है आपको कि जो ए स्क्वायर है वो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, 4p टू द पावर 11 के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। आपको चार ऑप्शन दिए हैं कि f हैज़ अ जीरो ऑन द इमेजनरी एक्सिस, f हैज़ जीरो फॉर विच रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल, f हैज़ डिस्टिंक्ट रूट, f हैज़ एग्जैक्टली वन रूट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सारी बात किस पे हो रही है, f के जीरोस पे हो रही है। देखो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, f हैज़ जीरो, यहाँ पे भी आपकी जीरो पे बात हो रही है, यहाँ पे रूट्स पे बात हो रही है। रूट्स और जीरो तो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो हमें जो मेन बात करनी है वो इसके रूट्स पे करनी है। ठीक है, तो मैं एक बार इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ। इक्वेशन थी मेरी एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस पी टू दी पावर 11। ठीक है, तो मुझे इसके रूट्स पे बात करनी है, तो पहले मैं इसके रूट्स निकाल लेती हूँ। नॉर्मली जो हमारा रूट्स का फॉर्मूला होता है, हमारे रूट्स होते हैं x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या होते हैं हमारे रूट 2a। ये फॉर्मूला होता था हमारे रूट्स का, तो इसे आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए एफ जेड पर, तो आपको रूट्स क्या मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे z इक्वल टू माइनस का b क्या होता था, b क्या होगा, z का कॉफिशिएंट यानी कि a, माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या थी a स्क्वायर माइनस का 4, a क्या होगा, जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 4 a की जगह 1 और c क्या आ जाएगा, p टू दी पावर 11। तो ये आ जाएगा मेरा p टू दी पावर 11 और अपॉन में 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे इसके रूट्स हो गए। मुझे इसके ऊपर बात करनी है कि जो इसके रूट्स होंगे वो इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या एक ही रियल रूट होगा। अब अगर आप ध्यान दो तो आपको एक ही कंडीशन दी हुई थी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन आपको दी हुई है तो कहीं ना कहीं तो आपको यूज़ करना ही होगा इसे। तो देखो थोड़ा सा अगर आप देखो इस कंडीशन को, तो ये कंडीशन है आपकी ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4p टू द पावर 11, ये कंडीशन है मेरी। ठीक है, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर 11 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लेस देन होगा या इक्वल टू जीरो होगा, या फिर ये क्या लिख सकते हो आप इसे, ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर लेस देन जीरो और ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर 11 इक्वल टू जीरो। यही तो केसेस हो सकते हैं। अब अगर मैं इसे इक्वल टू जीरो लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4p टू द पावर 11। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 2 अंडर रूट p टू द पावर 11। ठीक है, अब देखिए जो मेरा यहाँ पे p था, p क्या था मेरा, प्राइम नंबर था। ठीक है, p मेरा था यहाँ पे प्राइम नंबर। अब अगर मैं प्राइम नंबर का रूट निकालूंगी इसकी पावर 11 करके, अगर इसकी इवन पावर होती तो ये बाहर आ जाता। ठीक है, इसकी पावर कैसी है, ऑड पावर है। ठीक है, और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो इसकी पावर को इवन बना देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, इसके सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, तो ये यहाँ पे जो इसका रूट जो p टू पावर 11 रूट से बाहर आएगा तो ये एक इंटीजर की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक नॉन इंटीजर नंबर होगा। बट यहाँ पे a क्या है मेरा, a एक नॉन जीरो इंटीजर है, हमें दिया था ना नॉन जीरो इंटीजर, एक था क्या था मेरा, नॉन जीरो इंटीजर। और p ये क्या है मेरा, एक नॉट इंटीजर है, नॉन इंटीजर नंबर है, नॉन इंटीजर। तो क्या कोई भी इंटीजर नंबर
किसी नॉन इंटीजर नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, यानी कि ये जो कंडीशन है ये क्या होगी मेरी, एप्लीकेबल ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है एक इंटीजर नंबर मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक नॉन इंटीजर नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास ये वाली कंडीशन बची, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर जो है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर लेस देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ये इरेज कर रही हूँ, एक सेकेंड, यानी कि जो मेरे पे ये क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये वाली जो क्वांटिटी है अंदर ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर 11, ये कैसी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ, मैं इसे ऐसे लिखूँ कि इक्वल टू माइनस का ए प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 4p टू द पावर 11 माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा मुझे 2, यहाँ पे मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको मैं एक चीज़ मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे केवल क्या लिख दूँगी, बी लिख दूँगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे अब ओवरऑल क्या मिल गया, मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू माइनस का ए प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, और आप इसे क्या लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस का ए प्लस माइनस आयोटा रूट बी अपॉन 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रूट माइनस बी था तो रूट माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, आयोटा, और रूट बी को एज इट इज लिख दिया, तो ये इसके रूट्स आ गए, यानी कि ये जेड की वैल्यू मेरी प्रॉपरली आ गई है। अब आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो इसने ऑप्शंस में आपको दो चार चीज़ें बोली थी, तो देखिए क्या क्या बोलता है उसने, कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेंगे, और आपके जो रूट्स आए हैं, आपके रूट्स कैसे आए हैं, आपके रूट्स आए हैं, ये देखिए आपके रूट्स आए हैं ए माइनस ए प्लस माइनस आयोटा बी अंडर रूट बी बाई 2, और ये कैसा रूट है, ये क्या कोई इमेजनरी है, ये इमेजनरी नहीं है, ये क्या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मतलब इसमें दोनों ही है, इमेजनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये इमेजनरी नहीं है, ये आपका कैसा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। आप अभी कहेंगे कि बी जीरो क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे ए जीरो नहीं है ना हमारा, ए क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, अगर ए जीरो हो जाता तो ये इमेजनरी मिल जाता, क्योंकि तब यहाँ पे सिर्फ आयोटा रूट बी बाई 2 बचता, और जो आयोटा रूट बी बाई 2 इमेजनरी बना देता, बट ए क्या नॉन जीरो है तो ये इमेजनरी नहीं है, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका डिस्कार्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन इसने बोला कि एफ हैज़ जीरो फॉर विच द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल, अगर रियल और इमेजनरी पार्ट्स इक्वल हो जाए तो एफ के रूट्स एडजस्ट करेंगे, तो ये पहले मैं ये लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ, एक सेकेंड, तो ये मेरे रूट्स थे। अब मुझे क्या करना है, ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि इसके रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल लेके चलती हूँ, तो मैं इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट होगा, देखिए रियल पार्ट क्या होगा इसका रियल पार्ट होगा a बाई 2, ठीक है, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट बी बाई 2, ये इक्वल लेके चलिए, ठीक है। अगर मैं इक्वल लूँगी, दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी, है ना, यही तो मिलेगा, रूट बी से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट स्क्वायर से हट जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू क्या थी, 4p टू द पावर 11 माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको मिला 2a स्क्वायर इक्वल टू 4p टू द पावर 11, 2a स्क्वायर इक्वल टू 4p टू द पावर 11, और या फिर आपको मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू 2p टू द पावर 11, और यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिल रहा है a इक्वल टू अंडर रूट 2p टू द पावर 11, ठीक है। तो अब फिर से वही बात आ गई कि p टू द पावर 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या रूट से बाहर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हमें इसने एक चीज़ नहीं दे रखी होती, हमें इसने एक बहुत बढ़िया चीज़ दी थी जो कि गौर करने वाली है, कि p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13, अगर उसने यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा होता कि जो p है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, p है जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, तो क्या होता, आप p की वैल्यू 2 ले लेते, क्योंकि 2 क्या है, एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, अगर आपका 2 हो जाता तो 2 2 ज़ा 4 और ये रूट से बाहर आ जाता, पर p क्या है, 13, और 13 से बड़ा एक प्राइम नंबर है, तो आप 2 तो ले नहीं सकते, और ये आप p की कोई भी पावर, आप कोई भी प्राइम नंबर लोगे 13 से 13 है उससे बड़ा, तो वो क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके रूट से बाहर ये नहीं आएगा, रूट से बाहर मतलब एक
कंप्लीट रूट में नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा, ठीक है। और ए क्या है, फिर से यहाँ पे सेम वही क्लेम करेंगे जो हमने पहले किया था कि ए क्या है हमारा, नॉन जीरो इंटीजर है ना, नॉन जीरो इंटीजर, ए हमारा नॉन जीरो इंटीजर है। और ये वैल्यू कैसी मिल रही है मेरी, नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, नॉन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं आपस में, इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, ये भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे, हम इस ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इस ऑप्शन को लेने पे हमारा जो है ये गलत आ रहा है, ठीक है, तो हम इसे क्लेम नहीं कर पाए, तो ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी। तीसरी वो कह रहा है हैज़ डिस्टिंक्ट रूट। अब देखो आप पे 2 ही रूट मिले, एक रूट मिला, अगर आप इसको ढंग से लिखो तो इसको मैं लिखती हूँ, आपको एक रूट मिला ए प्लस आयोटा रूट b/2 और एक रूट मिला a माइनस आयोटा रूट b/2। यही तो 2 रूट मिले, दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों सेम तो नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट, 1 रियल रूट, तो दोनों ही रूट इसके कैसे आ रहे हैं, दोनों ही रूट इसके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, रियल नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका, 2 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, सारा का सारा खेल इसमें वो कंडीशन का था जो हमें दे रखी थी, कौन सी कंडीशन, ये वाली, तो इसे हमें नेगलेक्ट नहीं करना था, इसको हमें लेके चलना था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको उसने दिया है इफ़ लेट e इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ईच m बिलोंग्स टू n, यहाँ पे m भी नेचुरल नंबर है, डिफाइन fm सच दैट e/r बाय, एक फंक्शन डिफाइन किया है आपको ये पूरा, ठीक है। तो इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। नो सबसिक्वेंस ऑफ fm कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, एवरी सबसिक्वेंस ऑफ fm कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सबसिक्वेंस ऑफ fm विच कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, देयर एग्जिस्ट अ सबसिक्वेंस विच कन्वर्ज टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दो तो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है आपका, देखो cos mx इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/m, 0 इफ x इज बिटवीन 1/m प्लस 10 एंड 1/m, एंड x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 10। तो अगर आप देखोगे तो अगर x की वैल्यू हम 1/m से लार्ज लेते जाए यहाँ पे तो हमें cos वाला मिलने वाला है, बाकी उनसे पहले 0 मिलेगा या x मिलेगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, यहाँ से आपको क्या इम्प्लाइज हो गया कि जो फंक्शन हो गया आपको कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, ये सीक्वेंस आपको कैसी होगी, बाउंडेड होगी। क्यों, क्योंकि आप देखो ना फाइनाइट टर्म्स तक आपको 0 और x मिलेगा, उसके बाद cos में चलेगा और cos भी बाउंडेड होता है, तो आपका फंक्शन पूरा का पूरा कैसा हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया। और हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर कोई भी हमारी सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है, तो उसके पास एटलीस्ट 1 क्या रहती है, कम से कम एक तो क्या ही रहती है आपकी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रहती है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना रियल एनालिसिस में कि अगर कोई आपके सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी ही होगी। तो यहाँ पे उसने बोला नो सब सीक्वेंस ऑफ fm कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि हमने वो क्या बोला, बाउंडेड है, बाउंडेड है तो इसके पास क्या इम्प्लाइज करेगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो होगी ही होगी। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड कर दिया हमने स्टेटमेंट से, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। अब ये कह रहे हैं इसकी सारी की सारी सबसीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे। अब अगर आप देखो तो ये एफ एम क्या है, ये खुद में एक सबसीक्वेंस है, हर सीक्वेंस अपनी सबसीक्वेंस होती है। और क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्या एफ एम आपको कन्वर्जेंट लग रहा है? देखो ना, जब आप m टेंस टू इन्फिनिट पे जाओगे तो कॉस आपका कहाँ पे चला जाएगा, कन्वर्स करेगा क्या? कॉस कन्वर्स नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे कि ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस अपने आप में क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। अपने आप में भी तो ये क्या होगी, अपने आप में भी तो ये अपनी एक सब सीक्वेंस होगी, और ये अपने आप में कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी हर एक सब सीक्वेंस क्या होगी, एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्स नहीं करेगी। क्योंकि आप इसका बिहेवियर देखोगे ना, जब कॉस इन्फिनिटी पे जाएगा तो कन्वर्स थोड़ी ना मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इन्हें बोला देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस ऑफ एफ एन विच कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो आपको एक तो सब सीक्वेंस मिल गई ना जो कन्वर्ज कर रही है। अब इस सपोज करो आपको एक ही मिली, आप कह रहे हो एक ही मिली, अब इस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की जितनी भी सब सीक्वेंसेज होगी वो सारी तो कन्वर्जेंट होगी,
क्यों, हम एक सीक्वेंस से हजारों सब सीक्वेंस बना सकते हैं। अब इसकी जितनी भी कन्वर्जेंस, जो हमें एक सब सीक्वेंस मिली थी कन्वर्जेंट वाली बाउंडेड के कारण, उसकी जितनी भी आप सब सीक्वेंस लोगे वो सारी की सारी कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। तो हम कितनी ले सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स ले सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा कि इनफाइनाइटली हो जाएंगी। ठीक है, अब आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि उसका है बी पार्ट का है, पर हम फिर भी इसे देखेंगे। देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन विच कन्वर्स टू जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। इसने बोला है कि एक सबसीक्वेंस ऐसी होगी विच कन्वर्स टू जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, ई के हर एक पॉइंट पे क्या करेगी, वो जीरो पर कन्वर्स करेगी। अब अगर आप इसे ध्यान दो तो जीरो पर कन्वर्स करने के लिए जीरो का लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। अगर किसी सीक्वेंस को कन्वर्स करना है, लिमिट कन्वर्स करने का मतलब क्या, फाइनाइट लिमिट की तरफ जा रही है, उसको लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो m 1/m के बाद सारी टर्म्स कॉस में जा रही हैं। यहाँ पे दिया है ना 1/m के बाद सारी टर्म्स कॉस में जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉस में, और यहाँ पे आपको जीरो कब मिलेगा, जीरो फाइनाइट टर्म्स के लिए मिलेगा। तो जीरो के नेबरहुड में अभी तक कितनी टर्म्स आ रही हैं, फाइनाइट टर्म्स आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी आ रही है, एक तो ये वाली आ रही है, ये वाली, ठीक है, एक तो ये वाली आएगी और एक ये वाली भी जीरो हो सकती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब कॉस वाली की बात करो तो कॉस वाली जीरो कब होगी, जब कॉस एम एक्स इक्वल टू जीरो लेना है। किसके लिए, ई के हर एक पॉइंट के लिए होना ना, फॉर एम। तो कॉस ई का पॉइंट कैसा होगा, ई का पॉइंट होगा 1/n की टाइप, तो 1 cos m/n इक्वल टू क्या लोगे, जीरो। तो cos m/n जीरो का होगा जब m/n इक्वल टू होगा 2n डैश प्लस 1 पाई बाई 2 के। ठीक है, यही तो होगा इसका, है ना, क्योंकि हमारा इधर क्या है, m और n मैंने क्या बताया था आपको, नेचुरल नंबर है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये क्या है, π/2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे तो आप कभी इनको इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि ये इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि जो मेरा क्या था, मेरा जो जीरो का नेबरहुड था उसमें फाइनाइट टर्म्स आएंगी, है ना, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो वो लिमिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कि हमारी कोई भी ऐसी सबसीक्वेंस नहीं होगी जो कि कन्वर्स कहाँ करेगी, जीरो की तरफ कन्वर्स करेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो दोनों क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज हमारे रियल एनालिसिस